बच्चों कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं टीजीटी 2016 विज्ञान के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक, टीजीटी 2016 के। तो इसमें किस टाइप के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको बताते हैं। अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो अब है इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं, यूपी टीजीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम यूपी लिख सकते हैं, यूपी टीजीटी। तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा। तो केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देखिए आप अभी से भी स्टार्ट कर देते हो आप, तो 2-3 महीने में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन उपचयन एजेंट है। इसको उपचयन एजेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, ब्लीचिंग एजेंट है, या निर्संक्रामक है, या उक्त सभी हैं। तो देखिए उपचयन एजेंट यानी आक्सीकारक, अभिकर्मक भी बोलते हैं इसको हम। तो ये दूसरे का ऑक्सीकरण कर देती है। ब्लीचिंग एजेंट के जो भी आपके फूलों की पत्तियों जैसे फूल हैं उनका कलर गायब कर देना। इसके अलावा कपड़ों पर कोई दाग धब्बा लगा हुआ है तो ब्लीचिंग पाउडर उसमें यूज़ किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग जानते होंगे आप, उसमें दाग धब्बे हटा दिए जाते हैं कपड़ों से। तो वहाँ क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। तो क्लोरीन वहाँ पे होता है तो वो भी यूज़ किया जाता है। तो ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। इसके अलावा निर्संक्रामक, जैसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करती है क्लोरीन। तो इसीलिए स्विमिंग पूल में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी आप पीते हैं RO सिस्टम में, वहाँ पे भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ख़त्म करने का काम भी करती है क्लोरीन। तो उक्त जो है वो क्या होंगे? सभी होंगे। यहाँ पे क्या होगा? उक्त सभी। ठीक, तो इसको हम देख सकते हैं। जैसे इसका ऑक्सीकारक जो है गुण देखेंगे यहाँ पर, जैसे 2KBr + Cl2। इसके एक्वस सॉल्यूशन में आप क्लोरीन गैस पास करते हैं तो क्लोरीन Br से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो 2KCl + Br2। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन किसी और से नहीं जुड़ी हुई, अपने ही एटम से जुड़ी हुई, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? 0। क्लोरीन किसी और से नहीं जुड़ी हुई, Cl का ही बॉन्ड है। यहाँ पर K+1 और Br-1 है। ठीक, K+1 और Br-1। इधर देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर देखिए इसका +1 और इसका क्या है? -1। ठीक, और Br2 क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर Br का -1 से क्या हुआ? 0। -1 से 0, तो क्या हुआ? Br का -1 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। ठीक, तो क्या हुआ ये? इसका क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाना, क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और किसने कराया ऑक्सीकरण? किसने कराया ऑक्सीकरण? क्लोरीन की वजह से ही तो हुआ। क्लोरीन ना होता तो क्या ये Br डिस्प्लेस हो जाता? नहीं। तो ये क्या हुआ? क्लोरीन हुआ यहां पर ऑक्सीकारक एजेंट, या इसको हम उपचयन, ऑक्सीकारक को हम उपचयन एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि डिस्प्लेस कर देती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डैनियल सेल में होते हैं। डैनियल सेल में क्या होता है? कॉपर Zn और कॉपर इलेक्ट्रोड के रूप में होते हैं। ये आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे होगा। डैनियल सेल देखिए कैसे बनाते हैं। ये एक यहाँ हाफ सेल लिया, अर्ध सेल बोलते हैं जिसको। ये यहाँ पर दूसरा अर्ध सेल लिया। ये इलेक्ट्रोड यहाँ बनाते हैं हम, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड। लेफ्ट साइड में ये हमने Zn का इलेक्ट्रोड लिया, और इधर ये यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, कॉपर। और इन दोनों को किसी एक वायर से, कॉपर वायर से, मान लो कोई कंडक्टर होनी चाहिए, उससे आप इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या बना देते हैं? ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो जाता है। ठीक, ये सॉल्ट ब्रिज है।
यहाँ सॉल्यूशन लेते हैं। किसका सॉल्यूशन लिया जाता है? ये ZnSO4 का जलीय विलयन लिया जाएगा। ये किस में डिप किया जाता है कॉपर को? ये CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में। और इस पे ये होता है आपका कैथोड, ये होता है एनोड, इसको याद रखना। ये होता है आपका कैथोड, इसको याद रखना, ठीक है ना। तो इजी है ये कैथोड एनोड, समझ में आ गया। अब तो ये इसको बोलते हैं डैनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। तो इसको याद रखने का तरीका आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। लोन याद रखिए आप, लो एल का मतलब लेफ्ट साइड में, इसके लिए है ये लोन, इसके लिए लोन। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे Zn का ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। A4 होता है एनोड, और N4 होता है नेगेटिव। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Zn और कॉपर में से कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। तो यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। और इसका अपोजिट जस्ट हो जाएगा ये वाला। ये कौन से साइड में है? राइट साइड में है, ठीक। तो राइट साइड में है, राइट। इसके अलावा इस पे क्या होता है? इस पे रिडक्शन होता है, अप चेन रिडक्शन, ठीक। इस पे ये कैथोड होता है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब देखिए RRCP इसकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। तो यहां पर ये क्लियर है आपका। तो ये हो जाएगा आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में सर्वाधिक धनात्मक तत्व है। धनात्मक तत्व जो है वो है सीजियम, सर्वाधिक धनात्मक तत्व, ठीक। ये देख सकते हैं। धनात्मक तत्व का मतलब है कि जो धन विद्युतीय तत्व भी कह सकते हैं, धन विद्युतीय। पहला जो समूह है आवर्त सारणी में लिथियम, लीना की रब से फरियाद, इसको याद रखिए। पहला ग्रुप है आवर्त सारणी का, ये पहला ग्रुप है। और ये सबसे ज्यादा धन विद्युतीय हैं। इनमें सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 2 और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके जल्दी से ये अपनी इस सेल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें 2 8, परमाणु क्रमांक 11 होता है इसका, 2 8 8 1, इस टाइप से 2 8 18 8 1, इस टाइप से हो जाएगा ये 2 8 18 18 8 1। तो सब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और तेजी से लूज कर देते हैं, क्योंकि पीछे जो है फिर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इनमें। ये रेडियो एक्टिव है, इसको नहीं लेते। तो सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में ये फ्रेंशियम है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा धन विद्युतीय जो तत्वों का समूह है वो पहला ग्रुप है। और उसमें भी ऊपर से नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता बढ़ती है। तो लिथियम नहीं होगा, सीजियम होगा, क्योंकि दूर पड़ गया ना। देखो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ये क्या है? नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होंगे 1 2 3, जैसे साइज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इसकी जो पकड़ है अंतिम इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। अब मान लीजिए छोटा साइज होता है इसका, कि लिथियम का ही देखें हम, 1 और 1 2, दूसरी शेल है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो पकड़ है इस पे ज्यादा है। और यहाँ पे ये दूर पड़ गया, और इसमें सीजियम में तो 1 2 3 4 5 6, छठे पे है, 6 शेल हैं, तो लास्ट में पहुंच जाएगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो लिथियम और सीजियम में से कौन ज्यादा होगा? आपका सीजियम होगा, ये वाला होगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या है। सीजियम ही लगाया है। देखिए लोहा तांबा तो ये है नहीं, पहला ग्रुप ही है, ये डी ब्लॉक तत्व हैं, ये तो होंगे ही नहीं। ये हैं आपके सीजियम और लिथियम में से एक ही ग्रुप के हैं दोनों। सीजियम नीचे होता है, तो नीचे की तरफ धन विद्युतीय तत्व का जो गुण है वो बढ़ता है, तो सीजियम होगा, CS, ठीक। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया में अंतर्निहित है, ठीक। देखिए इसमें अल्काइल हैलाइड,
तो ये जो होती है ये यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एल्काइल हैलाइड देखते हैं हम, एल्काइल हैलाइड हैं क्या। देखिए एल्काइल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड, देखें सिंपल सा ले रहे हैं हम, एल्किल, ये एल्किल हैलाइड है, इसको और भी हो सकता है जैसे C2H5Br, यानी एल्किल ग्रुप, एथिल है, मेथिल है, ये एल्किल होते हैं। हैलाइड हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इस पे ना KOH, और वो भी कौन सा लिया जाता है, जलीय KOH लिया जाता है। यहां से क्या बनता है, CH3OH, ये जो है OH माइनस Cl को रिप्लेस कर देता है और KCl अलग हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसी टाइप से इसको भी कर सकते हैं आप, KOH जलीय ले लीजिए, तो यहाँ का ना ये टूट जाता है K पॉजिटिव OH माइनस में, और OH माइनस फिर जो है इस C पर अटैक करके इस Br को अलग कर देता है। तो क्या बन जाता है, जैसे C2H5OH प्लस KBr हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है ये क्या है आपका प्रतिस्थापन, यानी कि OH ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया, Br को, है ना। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापित कर दिया, यानी इसको हटा दिया। तो ये जो अभिक्रिया ये कौन सी होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही कौन है यहाँ, OH माइनस। हाँ, तो ये नाभिक कौन सा है, CHHHBr प्लस OH माइनस। तो ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा C पर, ये इस पर थोड़ा नेगेटिव, इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ बनेगा आपका C जो है वो नाभिक है, और नाभिक स्नेही यानी कि ये जो है नाभिक स्नेही है, नाभिक से अटैच होगा। और नाभिक जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए उसको नाभिक वहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी नाभिक बोलेंगे इसको। तो क्या बनेगा, CH3OH प्लस Br माइनस। ठीक, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन। क्लियर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक द्रव्यमान वाला है, सर्वाधिक द्रव्यमान वाला जो होगा वो कौन होगा। तो सबके हम देख लेते हैं यहाँ पर, सर्वाधिक द्रव्यमान वाला जो है तत्व वो कौन सा होगा, देखते हैं। सर्वाधिक द्रव्यमान, जैसे पहला तो आपका Fe के 40 ग्राम, ये तो सीधा सीधा दे ही रखा है, Fe का 40 ग्राम, इसको ग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सबको ग्राम में चेंज कर लीजिए। NTP पर N2 के 6 मोल, NTP पर N2 के 6 मोल, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो NTP पर N2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल का द्रव्यमान होता है आपका 28 ग्राम, जितना इसका अणुभार होगा, मूल द्रव्यमान 28 ग्राम होगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो 6 मोल का कितना हुआ, 6 मोल का तो 28 गुणा 6, ठीक, तो ये हो गया 6 48 का 8 सिल 4 और 12 है और 4 16, 168 ग्राम हो गया। ठीक, और इसके अलावा और देखिए और कौन सा है इसमें, चांदी के 0.2 मोल, चांदी का होता है Ag का 0.2 मोल है, तो इसको आप ग्राम में बदल लीजिए 0.2 मोल, और 1 मोल का कितना होता है 108 ग्राम। तो कितना हुआ ये 2 8 16 और 16 हो गया ये 2 और पॉइंट लग रहा है एक इस पे, तो ये कितना हो गया 21.6 यानी 21.6 ग्राम। ठीक, इसके अलावा आगे देखिए, ये है कार्बन के 10 की पावर 23 परमाणु, कार्बन के 10 की पावर 23 परमाणु, 10 की घात 23 परमाणु। तो इसको देखते हैं हम, यहीं पर कर लेते हैं। सी का जैसे देखिए 6.022 × 10 की पावर 23 परमाणु,
कार्बन के, तो कितना होता है इनका, इतने परमाणुओं का जो भार होता है वो इसके परमाणु भार के बराबर होता है, यानी 12 ग्राम। ठीक, तो इसी तरह 10 की पावर 23 का कितना हो जाएगा, 10 की पावर 23 परमाणुओं का, हाँ, इतने कार्बन परमाणु का होता है 12 ग्राम, तो इतने का कितना हो जाएगा, पहले एक का 12/6.022 10 की पावर 23 गुणा 10 की पावर 23 इतना हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, इतने परमाणुओं का भार है 12 ग्राम, तो 10 की पावर 23 का निकालना है, 23 परमाणुओं का, तो एक का निकला होगा तो 12 बटे ये आ जाएगा, फिर इतने का तो इसने गुणा हो जाएगी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसका जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा यहाँ पे 1.99 ग्राम, 1.99 ग्राम आ रहा है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा कौन है इनमें, सबसे ज़्यादा देखिए ये 40 ग्राम दे रखा है, ये है, इसका 28 ग्राम दे रखा, 28 नहीं, इसका 168 ग्राम दे रखा है, इसका 21.6 ग्राम दे रखा है, और इसका 1.99, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 168 ग्राम। सबको हमने ग्राम में बदल लिया, जितने मोल हैं, जितने परमाणु हैं, सबको किस में बदल लिया, ग्राम में। तो इसका 168 ग्राम, इसका 1.99 ग्राम, इसका जो है 40 ग्राम, ठीक है, इसका 21.6 ग्राम, सबसे ज़्यादा 168 ग्राम है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, 168 ग्राम किसका आया है, एनटीपी के 6 मोल का, ये हो जाएगा। वह उपयुक्त अभिक्रियाओं जो बेंजीन को टालुइन में बदलेगी, तो ये फ्यूडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, बेंजीन को टालुइन में बदलती है। तो देखते हैं इसको हम, बेंजीन को टालुइन में, तो बेंजीन है आपकी ये बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन है ये हमारी बेंजीन, ठीक, प्लस CH3Cl, बेंजीन को टालुइन में, टालुइन जो है बदलना है। टालुइन क्या होता है, टोलुइन, ये CH3 ये टोलुइन होता है, ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है ये अभिक्रिया, पहचानने को भी आ सकती है, ये दे दी जाए तो कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये CH3 जो है इससे जुड़ जाता है, तो ये कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक। तो इस पे आप, और फ्रीडल क्राफ्ट में भी दे रखा है एल्किलीकरण, तो फ्रीडल क्राफ्ट ये क्या है, अल्कलीकरण। देखिए अल्कलीकरण का मतलब क्या है, एल्किली बोला जाएगा वैसे, जैसे मैथिल है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, तो एल्किल ग्रुप है, ये क्या है, एल्किल ग्रुप, जनरल बोले तो, जैसे मैथिल जोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किल ग्रुप है, मैथिल है। एक होता है एसिल, एसिलीकरण, एक होता है आपका जैसे बेंजीन है प्लस CH3COCl, तो ये भी किसमें, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होती है, तो क्या बनता है आपका COCH3, तो ये एसाइल ग्रुप है, ये क्या है, एसिल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एसिल ग्रुप जोड़ा गया है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ठीक। लेकिन ये टोलुइन नहीं है, ये एसीटोफिनोन है, क्या है इसका नाम, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन है ये, ठीक। तो यहां पर जो हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण नहीं है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापकों में इस तापमान पर एक जैसा अंकीय मूल्य होता है, वो -40 डिग्री सेल्सियस पे इसका क्या होता है, मूल्य होता है, -40 डिग्री सेल्सियस है। इसको आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आ गया। और कैलकुलेट आप करेंगे इसको, ये आपके लिए होमवर्क में है, नहीं होगा तो हम बताएंगे इसको। यदि X और Y द्रव्यमान के नाभिकों को साथ में जोड़ा गया तो उसमें M द्रव्यमान का नाभिक बनाया गया है। तो देखिए नाभिक जब बनता है तो कुछ न कुछ द्रव्यमान कम हो जाता है, तो X और Y द्रव्यमान के नाभिकों को साथ में जोड़ा गया तो M द्रव्यमान का नाभिक बनाया गया है, ठीक। तो यहाँ पर यहाँ जो होगा X और Y जो है वो ज़्यादा होगा, X और Y
जोड़ने के बाद जो होता है ना, जोड़ने के बाद कुछ द्रव्यमान कम हो जाता है, ठीक। तो x और y का जो जोड़ होगा वो ज्यादा होगा और बाद में जो बना है उसका कम होगा, तो ये होना चाहिए इसका आंसर सही। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ लेक्लांसे और डेनियल सेल, इसके उदाहरण हैं। देखिए अब डेनियल सेल तो अभी बताया था, वो गीला सेल होता है, उसमें क्या होता है कि जिंक को लिक्विड जो है सॉल्यूशन उसका, उसमें डाला जाता है। तो यहाँ पर ये शुष्क सेल होता है लेक्लांसे सेल, ड्राई सेल, इसके डिस्कवरर इसने खोज की थी, तो इसलिए उसको कहा जाता है शुष्क सेल होता है लेक्लांसे सेल, ये गीला सेल होता है। डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु सदृश एक जैसे द्रव्यमान के होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे द्रव्यमान के होते हैं, आकार भी समान होता है उनका और आकृति भी समान होती है, तो सभी के द्रव्यमान समान होते हैं। ये क्या कहा, डाल्टन ने कहा था कि एक तत्व के सारे जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान सबके समान होते हैं, आकार आकृति सब क्या होती है, समान होती है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित करता है, ये ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है यहाँ पर। तो ये चुंबक से वीकली अट्रैक्ट होता है, यानी कि दुर्बल रूप से चुंबक से अट्रैक्ट होता है। अब इसको समझ लीजिए आप, इसको हम एमो डायग्राम से बना के दिखाते हैं आपको। जैसे ऑक्सीजन है, ये 8 होता है परमाणु क्रमांक, दूसरा ऑक्सीजन है उसका भी 8 होता है, तो 1s2 sp-df में 2s2 2p4, ठीक, 4 और 2 6 और 2 8, इसका भी 1s2 2s2 2p4। तो अंदर वाले उनसे तो मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर वाले ही आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, वो बनाते हैं। तो इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे हम, एमओ डायग्राम से ही पता चलेगा हमें। देखिए P है तो यहाँ पर 1 2 3, दूसरे का भी बना दीजिए 1 2 3। P में 3 कक्षक होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3, हुंड रूल से भरिए 1 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4 4 4, ये एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक का 2p है ये और दूसरे का ये 2p है, ठीक है। अब टोटल हमें जब जो अणु बनेगा तब ये क्या होगा, टोटल 3 और 3 6 कक्षक बनाने, 3 आपस में बने, 3 बनेंगे बॉन्डिंग, 3 बनेंगे नॉन बॉन्डिंग, ठीक। तो बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे इसमें, इस केस में देखिए 3 तो बॉन्डिंग हो जाएंगे जिनकी ऊर्जा कम होगी, 1 ये 3 हो गए, 3 जो है वो ऊपर बनेंगे और समझने के लिए ये इसको भी यहाँ से आप ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक। ये बनता है सिग्मा 2pz और एमओ डायग्राम का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। सिग्मा 2pz ये हो गया, पाई 2px पाई 2py, यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग है, इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो स्टार से दिखाते हैं दोनों को, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz, ठीक। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 हैं, तो टोटल इतने ही बनेंगे, आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। अगर मैं नॉन बॉन्डिंग कह गया हूं तो उसको करेक्ट कर लेना। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरिए, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 1 और 1 2 और 3 और 1 4, 6 तो यहाँ आ गए, बचे कितने, 4 और 4 8 भरने हैं, 4 और 4 8 भरने हैं, 6 तो यहाँ आ गए बॉन्डिंग में, 1 और 1 2 बचा। तो इसमें ना, इसमें क्या होता है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं एमओ डायग्राम में, तो वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में ऑक्सीजन में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अनुचुंबकत्व होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह जो
लौह चुंबकीय है, यानी चुंबक से बहुत ज़्यादा वो आकर्षित होता है। तो जैसे लोहा है, इसके एग्जाम्पल निकिल है, कोबाल्ट है, ठीक है, निकिल है, कोबाल्ट है, CrO2 है, इस टाइप से जो हैं ये लौह चुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? सर्वाधिक अम्लीय जो है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये होगा। ठीक, अब इसको समझ लीजिए, अम्लीय जो H+ आयन निकालते हैं। अब इसको देखते हैं हम, इसके सभी के बना के देखते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो का मतलब एक H हटा दीजिए, Cl लगा दीजिए, यहाँ पर Cl CH2, अब यहाँ एक H हट गया, मोनोक्लोरो का मतलब एक क्लोरीन लगाना है, CH2 C डबल बॉन्ड OOH। डाइक्लोरो, दो H हटा दीजिए, एसिटिक अम्ल डाइक्लोरो Cl और Cl CH C डबल बॉन्ड OOH। ट्राइक्लोरो Cl और C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, अब देखिए अम्लीयता जो है इस पर डिपेंड करती है कि H+ कितने निकल रहे हैं उससे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा H+ निकलेंगे उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा H+ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ तो इसका +I प्रभाव होता है, +I, तो ये ना, ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये मजबूत हो जाता है, ये देता है और इसको पुश करता है। तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है O और H के बीच, ये मजबूत हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन खींचता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एक तरफ से मिल रहे हैं, जैसे दो भाई हैं, इसके दो भाई हैं, एक और एक दो, तो एक दे रहा है इसको, तो क्या वो दूसरे भाई से लेगा? फिर नहीं, तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। तो क्या ये H+ आराम से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, मजबूत हो गया तो। ठीक है, तो और इसको जल्दी टूटने के लिए जरूरी क्या था कि ऑक्सीजन खींचता है इससे, लेकिन यहाँ +I प्रभाव से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये तो है ही नहीं, कैंसिल हो गया एसिटिक अम्ल। अब क्लोरीन क्या है? क्लोरीन जो होता है वो खींचता है, क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है, तो ये -I प्रभाव दिखाता है, -I, यानी क्लोरीन जो है वो किधर खींचेगा? अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, फिर यहाँ से भी, तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। तो इसके मुकाबले ये ज़्यादा अम्लीय होगा, जल्दी H+ निकल जाएगा। यहाँ दो क्लोरीन है तो दोनों खींचेंगे, एक इधर एक इधर, तो ये बॉन्ड और कैसा हो जाएगा? और कमजोर हो जाएगा OH का। ठीक, यहाँ तीन है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। जब ये खींचेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मजबूरी है, जब ये खींच रहा है एक भाई तो ये इस वाले से खींचेगा। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो होगा अम्लीय वो कौन सा होगा? ये होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल जो है वो होगा। जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तो परमाणु आकार, धनायन देखिए, परमाणु आकार घटता है। ठीक, घटता है, उसका कारण आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्यों आखिर ये घटता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, ये सोडियम का एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए और एक और सेल बना दीजिए। तो Na का एग्जाम्पल लिया हमने, 11 होता है 2 8 1। अगर इससे Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ हो गए 2 8 केवल। उदासीन परमाणु में थे 3 सेल, 1 2 3, अब ये 2 8 रह गए। ठीक, तो अब समझिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये जो थे यहाँ पर क्या होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? 11 प्रोटॉन की वजह से ही तो इस पर क्या होता है, जब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में। तो इसका जो आकर्षण बल था यहाँ लग रहा था इस पे, बाहरी शेल पे। ठीक, अब रह गए कितने? Na, ये है Na का, ये किसकी स्ट्रक्चर है? Na की। और Na+ की क्या होगी? Na+ की होगी आपकी, Na+ की स्ट्रक्चर होगी आप, ये नाभिक है,
1, थोड़ा सही से बना लेना, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 रह गए हैं, 1 2 3 5 6 7 8, यहाँ 2 हैं। क्लियर। तो अब देखिए कि इसका जो ये जो 11 प्रोटॉन थे उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, प्रभावी नाभिकीय आवेश इन पे बढ़ जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि पास में थे है ना शेल। अब ये दूर थी तो क्या था, इस पे कम लग रहा था। अब ये पास में 1 और 1 2 ही तो बचे। देखो इस पे इसका जो है पहले इस पे ज़्यादा लगता ना, जो पास होता है उस पे प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा काम करेगा। ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, साइज थोड़ा सा घट जाएगा, ये खींचेगा ना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसलिए जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। Na+ का जो साइज है वो Na से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। Na+ का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, उदासीन परमाणु से, ठीक है। तो ऋण आवेश वाले में उल्टा होता है। ऋण आवेश वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे Cl है, Cl नेगेटिव का ज़्यादा होगा Cl से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है इसमें तो साइज बढ़ जाता है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, साइज घटता है, धनायन बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन से ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं, तो ज्यामितीय समावयवता ये सिनेमिक अम्ल जो है वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। सिनेमिक अम्ल जो है वो क्या होता है, सिनेमिक अम्ल देख लेते हैं। सिनेमिक अम्ल क्या होता है कि आपका ये बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन रिंग पर C इधर आप H बना दीजिए, ठीक, इधर C H, ठीक, C6H5 CH, और ये क्या हो जाएगा यहाँ COOH, ठीक। तो इसको देखिए ज़रा, यहाँ ये CH जो है वो सेम साइड में है, तो सेम साइड में है, इधर भी है, इधर कार्बन के इधर, तो ये हो गया सिस। इसका ट्रांस भी बन सकता है। इसका ट्रांस कैसे बनेगा, ट्रांस इसका ऐसे बनेगा आपका कि CH डबल बॉन्ड COOH और H। अब देखिए ये इधर है हाइड्रोजन और ये इधर है, यानी सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में हो जाएं तो ये क्या होगा, आपका ट्रांस होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो है वो सिनेमिक एसिड जो है वो शो करेगा, सिनेमिक एसिड शो करेगा, स्टाइरिन शो नहीं कर पाएगा। स्टाइरिन का देखिए, स्टाइरिन आखिर क्यों नहीं शो कर पाएगा, स्टाइरिन को देखते हैं। स्टाइरिन का जो है फॉर्मूला वो है आपका, ये है स्टाइरिन, अपोजिट साइड में करके बताते हैं इसको। ये देखिए ये है आपका स्टाइरिन, CH डबल बॉन्ड CHH, ये स्टाइरिन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के क्या है, सिस भी है, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ट्रांस भी है। तो सिस भी है ट्रांस भी है, ऐसे तो नहीं बात बनेगी, है ना। तो इसका सिस ट्रांस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सिस भी है और ट्रांस भी है, एक ही मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं शो करेगा यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड क्या है, CH3CHOH और COOH, ठीक। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये भी यहाँ शो नहीं करेगा, ठीक है, सिस ट्रांस। तो इसलिए आपका सिनेमिक एसिड जो है वो सही होगा इसका। कौन सी बेंजीन की लाक्षणिक अभिक्रिया नहीं है, लाक्षणिक अभिक्रिया यहाँ पर होनी चाहिए योगात्मक जो है वो
नहीं शो करती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो शो करती है बेंजीन, इसलिए मुझे लगता है कि यही योगात्मक जो है इसका सही होना चाहिए। योगात्मक अभिक्रिया वो लाक्षणिक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।